हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2। ठीक, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग फाइंड करेंगे नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का नेचर क्या होगा? अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दी जाती है तो हम उसका नेचर कैसे पता करें और नेचर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन के 3 नेचर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के 3 नेचर देखेंगे। फर्स्ट नेचर कहलाता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक और नाम है इंटरसेक्टिंग। और इसका एक और नाम है कंसिस्टेंट। ठीक है, तो भाई यूनिक सॉल्यूशन क्या है, इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट ये क्या है? देखिए, अगर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दी जाए, इसका मतलब है आपको वो एक जनरल फॉर्म दे रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको फॉर्म वो दे रहा है। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आपको देगा तो उसकी जनरल इक्वेशन ऐसी दिखेगी आपको। जनरल इक्वेशन का क्या मतलब है? जनरल इक्वेशन का मतलब है कि लीनियर इक्वेशन आपको इस तरह से दिखाई देती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a और b 0 नहीं होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि अगर यहाँ पे a 0 हो गया, तो आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी? बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये हमारे 2 वेरिएबल में शामिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि x तो हट चुका है यहाँ से। ठीक है, x तो हट चुका है, तो अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो x नहीं रहेगा। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट ये 2 वेरिएबल में पढ़ी नहीं जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं b इक्वल्स टू 0 कर दूंगा तो ax तो होगा, लेकिन अब की बार b 0 होने की वजह से y नहीं मिलेगा, और जब y नहीं मिलेगा तो ये लीनियर इक्वेशन तो है बट ये 2 वेरिएबल नहीं है। तो ध्यान रखें, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इस फॉर्म में दिखनी चाहिए जहां पे a और b दोनों की वैल्यू 0 नहीं हो। हाँ, c 0 हो चल जाएगा। c 0 हो मतलब ऐसा ax प्लस बी वाई, सी नहीं है भाई, सी नहीं है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ ये लीनियर इक्वेशन है। और क्या ये 2 वेरिएबल है? हाँ, देखिए x और y दोनों मौजूद हैं, तो ये बात सही है। तो बात अच्छे से समझे, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है जहाँ पे a और b 0 नहीं होते। a और b 0 होने से क्या दिक्कत है वो मैंने आपको बताया, और c 0 हो चल जाएगा। तो अगर आपको कोई इस तरीके से इक्वेशन देता है तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि इससे आपको अगर ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो ये ग्राफ बनेगा एक लाइन का। मतलब इस इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होगी, और अगर मैं आपको इस जैसी 2 इक्वेशन दूं तो अगर मैं 2 इक्वेशन दूं तो सर 2 लाइन ड्रॉ होंगी। जितनी इक्वेशंस उतनी लाइन। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि एक इक्वेशन से एक लाइन बनी है, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। एक काम करता हूँ, मैं जो इक्वेशन से लाइन बन रही है उसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। सपोज एक इक्वेशन से जो लाइन बन रही है वो ऐसे बनेगी, और दूसरी इक्वेशन से जो लाइन बन रही है वो ऐसे बनेगी। देखो वो कहीं भी बन सकती है, बस कंडीशन क्या होगी कि वो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगी।
दैट्स वाई इट्स नेम इज इंटरसेक्टिंग। मतलब इस तरीके का सॉल्यूशन कौन सा होगा जहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ करो और दोनों लाइनें एक जगह टकरा जाए, इसलिए इसको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग को यूनिक क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि आप मुझे खुद बताइए कि ये कितनी जगह टकराएगी बेटा। आपका आंसर होगा 1, सिर्फ एक जगह टकरा रही है। तो अगर एक जगह टकराई रही है तो उसके कितने आंसर आएंगे, इस सॉल्यूशन के कितने आंसर आएंगे? आप कहेंगे 1। जो जितनी जगह टकराएगा उसके उतने आंसर आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सर कंसिस्टेंट क्यों कह रहे हैं? सर इसे कंसिस्टेंट क्यों कह रहे हैं? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये आपको एक आंसर प्रोवाइड करेगा, आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको एक आंसर देगा ये, ठीक। तो जिस सॉल्यूशन से, जिस इक्वेशन से आपको आंसर मिलता है उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब नेचर पता करने के लिए क्या हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। नेचर पता करने के लिए आपको सिर्फ इक्वेशन की रेशो पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। कंडीशन है A1/A2 अगर इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो ये केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का। आपको ग्राफ प्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको इंटरसेक्टिंग भी कह रहे हैं हम, और इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस कंडीशन को, इक्वेशन में इस कंडीशन को चेक करके भी आप बता सकते हैं आपकी इक्वेशन यूनिक है या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक इक्वेशन लेता हूं, 2x + 4y = 8 और 3x + 8y = 4। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से बाय किससे कंपेयर करूंगा? जनरल इक्वेशन ax + by + c = 0। तो कंपेयर करने पे आपको साफ मिलेगा कि x की जगह x है, a की जगह यहाँ पे क्या है 2, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ a1 क्या मिला 2, y की जगह y है, b की जगह क्या मिल रहा है 4, तो इसको मैं b1 कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है। इसी तरह c की वैल्यू क्या होगी? ये 8 अंदर लाएंगे क्योंकि ये अंदर आना चाहिए, ये 8 जब अंदर आएगा तो c1 की वैल्यू हो जाएगी -8। इसी तरीके से जब मैं सेकंड इक्वेशन पे आऊँगा तो x की जगह x है, a की जगह यहाँ पे क्या है 3, तो a2 हो गया 3, y की जगह y है, b की जगह क्या हो जाएगा? b की जगह हो जाएगा 8। इसी तरह c जब मैं निकालूंगा तो c2 की वैल्यू हो जाएगी -4। तो यहाँ आप देखें ज़रा a1/a2 क्या आ रहा है। a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 3। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बढ़िया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं b1/b2 पता करूं, b1/b2, तो b1 कितना है आपके पास 4 और b2 कितना है 8, 4/8। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो b1/b2 क्या आया 1/2। तो साफ दिख रहा है कि a1/a2 क्या इक्वल आया b1/b2 के? नहीं भाई, a1/a2 तो 2/3 है, जबकि b1/b2 तो 1/2 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं इन दोनों से ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को यूज़ करूं, है ना, इन दोनों इक्वेशनों को यूज़ करूं और ग्राफ बनाऊं, तो आप देखेंगे वो ग्राफ में दोनों लाइनें आपस में टकराएंगी 100%, है ना। तो क्या हमें ग्राफ प्लॉट करना है? नहीं, आपको सिर्फ इस कंपैरिजन मेथड से इस इक्वेशन को चेक करना आना चाहिए कि रेशो इक्वल नहीं आया दोनों का, तो इसको कहते हैं हम लोग
यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक आंसर आएगा। इंटरसेक्टिंग, क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। कंसिस्टेंट, क्यों? क्योंकि आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट नेचर हुआ यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट। तो वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें, मैं इसको रब करने वाला हूं और फिर हम आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, नेक्स्ट नेचर पे। मिटा दूं भाई? ओके, तो नेक्स्ट आपकी जो नेचर है उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग पैरेलल, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? सेकंड कंडीशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल, पैरेलल नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पैरेलल, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? मतलब यह है कि अगर आप इस तरीके की इक्वेशन लें जो इससे बिलोंग करती है, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, दो इक्वेशन मैं आपको दूंगा, तो दोनों इक्वेशनों की जो लाइन होगी वो आपस में पैरेलल बनेगी बेटा। अब वो कैसे भी बने, पैरेलल ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, बट दिस टू लाइन आर पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल है इसीलिए इसका नाम पैरेलल है। नो सॉल्यूशन क्यों रखा? ये कितनी जगह टकराएगी? पैरेलल लाइन कितनी जगह टकराती है? एक भी जगह नहीं। तो इसके आंसर कितने आएंगे? एक भी नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। और इसका आंसर नहीं आ रहा, इसीलिए इसको कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इसका आंसर नहीं निकलेगा। कंसिस्टेंट मतलब आंसर आएगा, इनकंसिस्टेंट मतलब आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो क्या इसके लिए भी हमें ग्राफ? ना ना ना, इसके लिए भी हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन है A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के, बट ये इक्वल नहीं होगा C1/C2 के। ठीक है, ये कंडीशन इसके लिए मिलेगी। इसका एग्जाम्पल ले लें, इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा सर? एग्जाम्पल देखिए, 2x + 3y -4 = 0। और सपोज ये ले लें अपन 6x + 9y -5 = 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशन से, ax + by + c = 0, है ना। तो a1 क्या आ जाएगा फटाफट बताएं? a1 आएगा सर 2, b1 कितना आ जाएगा? b1 आ जाएगा सर 3, और c1 कितना आ जाएगा सर? -4। बिल्कुल इसी तरीके से a2 बता दो फटाक से, a2 6, b2 बता दो 9, c2 बता दो -5। मतलब सिंपल सा फंडा है, x के साथ वाला a, y के साथ वाला b, और जो ना x के साथ हो ना y के साथ उसे कहेंगे c। ठीक है, अब रेशो निकालो, A1/A2 निकालो, क्या मिलेगा? 2/6, 2 1 = 2, 2 3 = 6। ठीक है, B1/B2 निकालो, 3/9, 3 1 = 3, 3 3 = 9। देखो ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए। C1/C2 निकालो, -4/-5, ज़्यादा माइनस से माइनस कैंसिल कर पाओगे बस। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। हैंस द गिवन इक्वेशन इज पैरेलल। इससे लाइन ड्रॉ करके देखिएगा, पैरेलल बनेगी, और जब पैरेलल है तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, मतलब इसका आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा इसीलिए इसको कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पॉज करें, ये सेकंड कंडीशन है, पॉज कर लें भाई। ओके, अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। कंडीशन नंबर 3 जिसे हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। कंडीशन नंबर 3 कोइंसिडेंट।
और इसका एक और नाम है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका नाम एक और है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इसका एक और नाम है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि अगर इस तरीके की इक्वेशन से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि ये एक लाइन आपने एक इक्वेशन से बनाई और अगर दूसरी से बनाई तो भी वो वही लाइन बनेगी। मतलब ये है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी। इस तरीके की कंडीशनों को कहते हैं हम कोइंसिडेंट। अब जब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगी तो मैं बोलूँ ये कितनी जगह टकराएगी, तो आप बोलेंगे सर ये हर पॉइंट पे टकराएगी एक दूसरे से। इस तरीके से समझिए कि आप एक रोप के ऊपर दूसरी रोप रख दें तो वो दोनों रोप एक दूसरे को कितनी जगह टच करेंगे? इनफाइनाइट जगह। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और क्या आंसर आएगा? हाँ भाई आंसर तो आएगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर आएंगे। तो ये लेकिन इसका नाम है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका यहाँ का आंसर इसके यहाँ के पॉइंट पे डिपेंड करेगा, इसका यहाँ का आंसर इसके इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा। मतलब हर पॉइंट का आंसर उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्या यहाँ भी ग्राफ? अरे नहीं भाई नहीं, ग्राफ प्लॉट नहीं करना, कंडीशन जानना है। a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is also equals to c1 upon c2। तो ये कंडीशन अगर आपको दिखती है तो आप कहेंगे इट इज अ केस ऑफ कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल होगा 2x plus 3y minus 4 is equals to 0 and 6x plus 9y minus 12 is equals to 0। ठीक है, फटाफट मुझे बताएं a1 क्या निकलेगा? अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो a1 कितना मिलेगा? a1 मिलेगा 2, b1 कितना मिलेगा? b1 मिलेगा 3, c1 कितना मिलेगा? c1 मिलेगा -4, a2 कितना मिलेगा? मिलेगा 6, b2 कितना मिलेगा? मिलेगा 9, c2 कितना मिलेगा? c2 कितना मिलेगा? -12। चलो रेशो निकालो फटाफट। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 6, आंसर 2 1 2 2 3 6। b1 अपॉन b2 3 अपॉन 9, 3 1 3 3 3 9, बिल्कुल। c1 अपॉन c2 -4 अपॉन -12, माइनस से माइनस खत्म, 4 1 4 4 3 12, 1/3। देखो 1/3 1/3 1/3, क्या यहाँ पे तीनों रेशो सेम आ रहे हैं? बिल्कुल सही। a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, और ये भी इक्वल आ रहा है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कंडीशन आपको मिलती है तो इट इज़ अ केस ऑफ कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये रहा आपका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करी, एक एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये कंडीशंस याद रखनी है कि किस कंडीशन पे क्या नेचर होता है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो यहीं तक आप इसको रिवाइज करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।